नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 20 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 21वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं विकास के कुछ आयाम के बारे में। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपके एक प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आज सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर आप अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के ना बैठे हो तो जरूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उन्हें आपको नोट डाउन भी करना है, जिससे कि आप जब एग्जाम के समय में थोड़ा सा रिविजन करना चाहें तो अच्छे तरीके से रिविजन कर ले, जिससे कि आपके जो गलत होने की संभावनाएं हैं क्वेश्चन के वो सभी बिल्कुल सही हो जाए, अर्थात आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत ना हो। बात करें दोस्तों विकास के आयाम के बारे में, तो देख सकते हैं कि विकास के कुल 6 आयाम होते हैं, यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास और नैतिक विकास। और नंबर 6 पर आपका आ जाता है गत्यात्मक विकास। दोस्तों नंबर 1 से लेकर के 5 तक के जो विकास हैं उनके बारे में हम लोग इससे पहले की वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा की है। तो अगर आप उस वीडियो को ना देखे हों तो आप पहले की वीडियो को जरूर देख लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से इनके बारे में सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है सीटेट एग्जाम की वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाने वाली है। आज हम लोग 6वें नंबर पर बात करेंगे, यानी कि गत्यात्मक विकास क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। यहीं से आपके हर बार एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आपको हालांकि ये 6 पॉइंट्स भी याद करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल क्रम सेट करने से लेकर के क्वेश्चन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके ये 6 पॉइंट्स बिल्कुल सीरीज वाइज याद नहीं रहेंगे तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। बात करें दोस्तों नंबर 6 और गत्यात्मक विकास के बारे में, तो देख सकते हैं कि गत्यात्मक विकास जो है वो बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है या मांसपेशियों हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण करने से संबंधित होता है। अर्थात गामक विकास में बालकों के चलने कूदने दौड़ने भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया। इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर अगर आपसे पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि गत्यात्मक विकास को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि ये 2 भागों में बांटा गया है। यह किससे जुड़ा होता है, किससे संबंधित होता है, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि गामक विकास के क्षेत्र में बिल्कुल ये चीज़ें जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपके बालक के संदर्भ में ये पूछा जाता है कि जो गामक विकास की क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये गत्यात्मक विकास के अंतर्गत ये सारी चीजें बिल्कुल आ जाती हैं। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर, यानी कि गत्यात्मक विकास के जो 2 भाग होते हैं उसमें नंबर 1 पर बात करें तो आपका आ जाता है फाइन मोटर स्किल, यानी कि इसमें जो मांसपेशियों का प्रयोग होता है वो कम होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने आपको इमेज के माध्यम से सारी चीजें बिल्कुल समझाने की कोशिश की है। यानी कि दोस्तों अगर आप लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपसे संदर्भ है कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में आप शिक्षक हैं, वहाँ के बच्चे जो है वो अगर ये सारी क्रियाएं करते हैं तो वो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि बच्चा अगर लिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी मांसपेशियों का बहुत ही कम इस्तेमाल करता है, तो इसे हम फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मान लीजिए एक बच्चा लिख रहा है तो वो किस स्किल के अंतर्गत आता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों का कम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कलरिंग होगा, यानी कि बच्चा अगर कुछ चीज़ कलर कर रहा है तो उसमें भी आपकी जो मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है वो कम होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी आपकी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाती हैं। कटिंग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा कोई चीज़ें काट रहा है तो वहाँ पर भी मांसपेशियों का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपके इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो अगर आप यकीन मानिए 2-3 उदाहरण को बिल्कुल याद करके रखते हैं तो आपसे कहीं से भी एग्जाम्पल पूछ लेगा तो आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि फाइन मोटर स्किल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं पर अगर हम लोग नंबर 2 पर बात करें ग्रास मोटर स्किल के बारे में, यानी कि इसमें जो मांसपेशी यानी कि मसल्स का प्रयोग होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि बच्चा मान लीजिए स्विमिंग कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर बच्चा स्विमिंग कर रहा है तो इसमें मांसपेशियों का कहीं ना कहीं ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बच्चा अगर जंपिंग कर रहा है, बच्चा अगर रनिंग कर रहा है यानी कि दौड़ रहा है, तो यहाँ पर उसके कहीं ना कहीं मांसपेशियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये आपका ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में बिल्कुल जो अंतर थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की। अब अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में ना आई हो तो आप इसे 2 बार
3 बार देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग आगे नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। यहाँ से आपका हर बार एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कारक मैं आपको बता रहा हूँ उनको बिल्कुल याद करके रखना है, उनको नोट डाउन करके रखना है, उनको रट जाना है, तभी आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें तो ये निम्न है। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि वंशानुक्रम हो जाता है, नंबर 2 पर आपका वातावरण हो जाता है, नंबर 3 पर बुद्धि हो जाता है, नंबर 4 पर रोग हो जाता है, नंबर 5 पर दुर्घटना हो जाता है और नंबर 6 पर आपकी सभ्यता एवं संस्कृति हो जाती है। ये कैसे होती है इन सब पर भी हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और आगे आने वाली वीडियो को देखिए, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और यकीन मानिए कि अब से आपके कोई भी क्वेश्चन, खासतौर से सीडीपी के सेक्शन में, तो आपका सीटेट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी कभी दोस्तों यहां से आपका एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से वो कारक बताइए जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो वातावरण होता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो थे मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल विस्तार तरीके से बता दिया। इससे ज़्यादा ना तो आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है और ना ही आपके एनसीईआरटी बुक में शामिल किया जाए, तो इससे ज़्यादा आपका पूछा जाने वाला है नहीं। तो आप इतना भी अगर याद करके रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि दोस्तों बाल विकास की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं। अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो मनुष्य का एक जीवन होता है उसके अगर हम प्रारंभ की बात करें तो ये माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता है। इस अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी राय दी है, परंतु भारत में सामान्यतः विकास की अवस्थाओं को निम्न भागों में बांटा गया। वो कौन से भाग है तो उनके बारे में भी हम आपको विस्तार तरीके से बिल्कुल बताने वाले हैं। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था यानी कि पूर्व प्रसूति काल, यानी कि यहां से आपके क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं कि गर्भावस्था का दूसरा नाम क्या है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि पूर्व प्रसूति काल जो है वो गर्भावस्था को ही कहते हैं, यानी कि इसका एक अन्य नाम भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चीजें बिल्कुल याद करके नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। हालांकि मैं थोड़ी चीजें आपको यहाँ पर गर्भावस्था से रिलेटेड बताऊंगा, उसके बाद में इसके बारे में आपको पूरा विस्तार तरीके से बताऊंगा। तो अभी जो 1-2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं उसे आप बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए, उसे आप बिल्कुल याद करते चलिए। आगे आप यकीन मानिए सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल विस्तृत तरीके से कराने वाला हूं। बात करें गर्भावस्था के संदर्भ में नंबर 1 पर तो देख सकते हैं कि यह अवस्था गर्भधारण से जन्म तक होती है, यानी कि जब आप गर्भ धारण करते हैं, यानी कि जब आप गर्भ में रहते हैं तब से लेकर के जब तक आपकी जन्म नहीं हो जाती तब तक के जो समय होता है उसी को हम गर्भावस्था कहते हैं। अर्थात भ्रूण की उत्पत्ति यानी कि 0 से जन्म तक, यानी कि कुल 9 महीने या फिर 280 दिन। कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गर्भावस्था का काल कितना होता है, तो आपसे जो ऑप्शन में होता है वो कभी कभी 9 महीने दे देता है, कभी कभी आपको 280 दिन दे देता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट बिल्कुल याद करके रखने, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और यकीन मानिए अगर आपके बिल्कुल याद नहीं रहेंगे ये सारी चीजें तो आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है शैशवावस्था, यानी कि यह अवस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष के अंत तक या फिर 6 वर्ष के आरंभ तक होती है। बात करें दोस्तों नंबर 3 पर बाल्यावस्था के बारे में तो देख सकते हैं कि यह अवस्था 5 वर्ष के अंत तक या फिर 6 वर्ष के आरंभ से लेकर के 12 वर्ष के अंत तक या फिर 13 वर्ष के प्रारंभ तक होती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट बिल्कुल याद रखने। कहीं कहीं आपको जो बुक में ये मिल जाता है कि 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, या फिर आपको कभी कभी ये देखने को मिल जाता है कि 6 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक। तो दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर उत्तर में आपका दोनों है तो आपको दोनों पर उत्तर सही करना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि नहीं आपको एक ही उत्तर सही करना है तो आप 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक उत्तर को बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि किशोरावस्था आपका आ जाता है। यह अवस्था जो है वह 12 वर्ष के अंत या फिर 13 वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। तो किशोरावस्था की चीजें बिल्कुल आपको अब उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होंगी। ये आपका 18 वर्ष तक होता है। जबकि बात करें प्रौढ़ावस्था के बारे में, यानी कि नंबर 5 पर देख सकते हैं तो यह अवस्था जो है वो 18 वर्ष से ऊपर तक की होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके भ्रूणावस्था है और आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है, यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, आप इसे नोट डाउन करके रखिए। आप एग्जाम के पहले इसको एक बार रिवीजन करके जाइए, तो आपके यहाँ से तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बिल्कुल भी सही हो जाएंगे।
यहाँ पर देख सकते हैं कि परंतु कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिक व बाल मनोवैज्ञानिकों के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है। केवल 3 अवस्थाएं यानी कि जो आपका शैशवावस्था है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ही महत्वपूर्ण है। इन पर ही हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी कि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वो ज़्यादा करके आपसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पूछा जाता है। तो इनके बारे में हम आपको विस्तार तरीके से कल की वीडियो जो आएगी उसमें बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों कल मैं आपका शैशवावस्था को बिल्कुल कवर करूँगा। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जन्म से लेकर के 5 या फिर 6 वर्ष तक आपका शैशवावस्था होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बारे में हमने बिल्कुल विस्तार तरीके से इसके शारीरिक विकास और इसके जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी के बारे में बिल्कुल हमने विस्तार तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल लिखी हुई हैं। तो कल की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आज की वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जब हम कल की वीडियो को अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।